and grant a status to the films, newly made films. वो powers So, hello and welcome to another lecture. In this lecture, we shall be discussing in the subject legal development the topic revisional powers to the center under the Cinematograph Amendment Bill 2021, a proposal best forgotten. See, Cinematograph Act हम एक लेक्चर में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि Cinematograph Act एक लॉ है, पार्लियामेंट मेड लॉ है और उसका काम है कि वो उसमें बहुत सारी पावर्स दी हुई हैं, फिल्म्स एंड टेलीविजन इंडस्ट्री को रेगुलेट करना उसका काम है। उसने एक बॉडी स्टैब्लिश करी सीबीएफसी, जिसको हम शॉर्ट में सेंसर बोर्ड कहते हैं। सीबीएफसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का काम है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके पास फंक्शंस हैं, इसके पावर्स हैं कि ये किसी भी फिल्म को रिव्यू करने के बाद उसको सर्टिफिकेट डिनाई कर सकती है फॉर पब्लिक एग्जीबिशन ऑल टुगेदर, कि हम ये फिल्म नहीं चलने देंगे, उसकी पावर है। दूसरा, वो उसको उसमें अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशंस ऑर्डर कर सकता है। तीसरा, वो उसको बिल्कुल बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना किसी चेंज के ऐसे ही अलाउ कर सकता है फिल्म को, या वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है सिर्फ एडल्ट्स के लिए, या वो अलाउ कर सकता है यूनिवर्सल सबके लिए, या वो अलाउ कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, या वो AU सर्टिफिकेट दे सकता है, यानी कि एडल्ट्स के साथ ही बच्चे देख सकते हैं अंडर पेरेंटल गाइडेंस। ये सारी पावर्स सीबीएफसी के पास हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एक अमेंडमेंट बिल आया है जो सिनेमैटोग्राफ अमेंडमेंट बिल है। सिनेमैटोग्राफ अमेंडमेंट बिल हैज अमेंडेड द सिनेमैटोग्राफ एक्ट 2021। सिनेमैटोग्राफ एक्ट 2021 को उसने अमेंड कर दिया और उसके अंदर क्या चेंजेस लाए गए उस अमेंडमेंट के द्वारा? ये चेंज लाया गया है कि जो सीबीएफसी की पावर है टू रिलीज दिस एंड इश्यू द सर्टिफिकेट एंड ग्रांट अ स्टेटस टू द फिल्म्स, न्यूली मेड फिल्म्स, वो पावर्स सीबीएफसी की फाइनल नहीं होंगी। सीबीएफसी के बाद गवर्नमेंट के पास भी ये पावर होगी कि वो सीबीएफसी के डिसीजन को ओवररूल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीबीएफसी ने किसी फिल्म को अलाउ कर दिया है फॉर स्क्रीनिंग और अगर सरकार को यह लगता है कि वो फिल्म उसके हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो सरकार फिर सीबीएफसी के डिसीजन को ओवररूल कर देगी और उसके डिसीजन को नलीफाई करके फिल्म को स्क्रीन होने से रोक लेगी। यानी कि फाइनल पावर टू सेंसर द फिल्म्स lies now with the government, with the central government, which is a dangerous precedent, क्योंकि हमारे पास पहले से एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी थी जिसका नाम था सीबीएफसी। आप उससे सारी पावर्स छीन के अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपने पास ले रही है। दैट मीन्स दिस इज अ साइन ऑफ एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन and this is a sign that CBFC is being bereaved of its powers and functions. Okay, so we can see here that 2021 bill notably seeks to first subdivide the ambiguous UA category of films into age-based categories, which the Mudgal Committee and the Benegal Committee have recommended in the past. Second, combat the menace of film piracy through the imposition of penalties. And last, remove judicially invalidated expressions in Section 6(1) 1952 Act and include a proviso thereto. अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरीके से नए अमेंडमेंट्स कैसे आए। नए अमेंडमेंट्स की जगह, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, यूए कैटेगरी, यानी कि यूनिवर्सल भी है, बच्चे देख सकते हैं और साथ में एडल्ट भी है, ए भी है, U/A। ये क्या है? ये इसका मतलब ये होता है कि बच्चे देख सकते हैं एडल्ट्स की गाइडेंस में, पेरेंट्स की गाइडेंस में देख सकते हैं। कैटेगरी ऑफ फिल्म्स, अब इसको खत्म कर दिया इस कैटेगरी को, इसकी जगह पर एज बेस्ड कैटेगरीज आ गई। हमने 2021 के रूल्स में देखा, वहां पर 5 कैटेगरीज एज बेस्ड बना दी गई हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। सेम एज बेस्ड कैटेगरीज का इंट्रोडक्शन यहां पर हो रहा है।
अच्छा, ये किसने सजेस्ट किया था कि एज बेस्ड कैटेगरी होनी चाहिए? मुदगल कमिटी ने एंड बेनेगल कमिटी ने रेकमेंड किया था। सेकंड, कॉम्बैट द मेनेस ऑफ फिल्म पायरेसी थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टीज। फिल्म पायरेसी बहुत होने लगी। फिल्म पायरेसी हम देख सकते हैं, पहले तो जब से ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आए हैं, तब से फिल्म पायरेसी काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। अगर कोई फिल्म पायरेसी करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज हैं। ये दूसरा अमेंडमेंट हो गया। तीसरा जो चेंज आया है वो ये है कि रिमूव जुडिशियली इनवैलिडेटेड एक्सप्रेशंस in section 619 in 52 act and include a proviso thereto empowering the government to refer a certified film. See, empowering a government, this is the most dangerous precedent. Empowering the government to refer a certified film back to the Central Board of Film Certification for re-examination. अगर सीबीएफसी ने फाइनली एक डिसीजन दे दिया है तो गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, अब बहुत सारी सिचुएशन ऐसे हो सकती हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पद्मावत का। पद्मावत में सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सरकार को अपने वोट बैंक की चिंता थी। जब सरकार को अपने वोट बैंक की चिंता थी तो ऐसी सिचुएशन में सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि सीबीएफसी का डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है। इसीलिए ये अमेंडमेंट्स लाए गए हैं ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि सीबीएफसी का डिसीजन फाइनल ना हो और सरकार जैसे चाहे जिस फिल्म को चाहे रोक सके। ओके, द proposed amendment has been assailed by the film fraternity, which is justifiably afraid that if converted into law, the amendment would make the government a super censor and render filmmakers vulnerable to threats and vandalism. Threats and vandalism होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? Threats and vandalism ही तो होगा ना। Okay, now coming to another part कि ये लीगली अनसस्टेनेबल है, बिकॉज पहली बात इम्प्रॉपरली ओवरराइड्स जुडिशियल प्रेसिडेंस। सेकंड, बेस्टोस अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशन अपॉन द गवर्नमेंट। बिल्कुल बेलगाम घोड़ा गवर्नमेंट को बना रही है। गवर्नमेंट जो चाहे वो उसको रोक, जिस फिल्म को चाहे रोक सकती है। देखिए, अगर हम ये कहें कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर कहीं डिफाइंड तो नहीं है ना, कैसे खराब होता है पब्लिक ऑर्डर? डिसेंसी एंड मोरालिटी खराब हो रही है, डिसेंसी एंड मोरालिटी कहीं डिफाइंड तो नहीं है, कहां कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, पब्लिक ऑर्डर कहीं डिफाइंड नहीं है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के कोई पैरामीटर्स नहीं है। अगर सिंपल मैं ये कह दूं कि हाँ मेरी गवर्नमेंट है और पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, तो ये तो मेरे लगने पर है। अब मुझे ना लगे तो पब्लिक ऑर्डर ठीक, और मुझे लगे कि खराब हो रहा है तो वो खराब हो रहा है। तो गवर्नमेंट, वॉट एवर गवर्नमेंट सेज बिकम्स द लॉ। सो दैट इज द मोस्ट डेंजरस प्रेसिडेंट कि गवर्नमेंट जो है अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशन एंजॉय करेगी। थर्ड, डिस्प्रोपोर्शनेटली कर्टेल्स फ्री स्पीच। भाई, फिल्म बनाना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्रिएटिव राइट है। अगर आप उसको वेग ग्राउंड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, this is a grave violation of fundamental right. And last, overlooks statutory principles regarding the function of provisos. On this basis, this piece argues that the proposed amendment should not be enacted. Improperly overrules judicial pronouncements. बहुत सारे judicial pronouncements हुए हैं। अब आप यहां देखिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका हाई कोर्ट ने इन KM Shankarappa and its decision was upheld by the Supreme Court on appeal. The primary rationale in both rulings was that these portions violated the settled constitutional doctrine of separation of powers, which forms part of the basic structure of our constitution, by allowing the executive to first exert the power of judicial review and second interfere with the exercise of judicial functions and last set at naught decisions by a quasi judicial body. Right? देखिए, क्रिएटिव राइट्स का सप्रेशन हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। फर्स्ट, जुडिशियल पावर की, जुडिशियल रिव्यू की पावर को एग्जर्ट करना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव टू फर्स्ट exert the power of judicial review, second interfere with the exercise of judicial functions, judicial functions के साथ ये interference है, and last set at naught decisions by a quasi judicial body. एक quasi judicial body है सीबीएफसी, एक quasi judicial body है, आपने उसके decisions को doubted कर दिया है। ओके
अब ये क्या हो रहा है, ये वाला जो सेक्शन है, दिस सेक्शन, सी this section 6(1), it simultaneously gives back substantially similar revisional authority to the government. अब आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट रेफर ही तो कर रही है दोबारा सीबीएफसी को, तो वापस लौट के सीबीएफसी के पास आ रहा है। ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट ही फाइनल डिसीजन दे रही है, सीबीएफसी के पास आ रहा है, नहीं। सीबीएफसी ने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया, गवर्नमेंट को लगा गलत इशू किया, गवर्नमेंट ने वापस सीबीएफसी को भेज दिया कि इस फिल्म को आप दोबारा रिव्यू करिए। ठीक है, अगर अब की बार भी सीबीएफसी ने गवर्नमेंट के सेटिस्फैक्शन के मुताबिक डिसीजन नहीं दिया, तो गवर्नमेंट के पास फाइनल रिविजनल अथॉरिटी है, साइमल्टेनियसली गिव्स बैक सब्सटैंशियली सिमिलर रिविजनल अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट। यानी कि फाइनल अथॉरिटी किसके पास आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, एमआईबी के पास आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, effectively allowing it to undermine the sanctity of CBFC's decision, और उसके decisions को affect करेगी। MIB has justified this by stating that the legislature is empowered in certain instances to overrule or nullify judicial decisions. ये एक खतरनाक precedent है। Now coming to this portion, the proposed amendment empowers the government to refer certified films back to the CBFC for re-examination if, in its opinion, upon the receipt of a complaint, any of the statutory grounds under Section 5B(1) Cinematograph Act for denying certification are attracted. Practically, this means that the certificate granted in respect of a film is placed in abeyance till such time CBFC re-examines its decisions. Now, for example, एक फिल्म बनी, वो सीबीएफसी के पास गई, सीबीएफसी ने उसके ऊपर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, गवर्नमेंट को उसके ऊपर आपत्ति हुई, गवर्नमेंट ने वापस उस फिल्म को रेफर कर दिया, एमआईबी ने वापस रेफर कर दिया सीबीएफसी को फॉर री एग्जामिनेशन। अब ये फिल्म जो है ये बन के तैयार हो गई, लेकिन इस प्रोसीजर में टाइम लग रहा है, until then it is kept in abeyance. This compromises the public exhibition of the film, thereby curtailing the filmmaker's freedom of speech and expression. क्यों रोक लग रही है, क्यों मैं चाह रहा हूं मैं अगर फिल्म मेकर हूं तो मेरी फिल्म टाइम पर रिलीज हो, क्यों नहीं हो सकती मेरी फिल्म टाइम पर रिलीज? Why this such a long procedure? This is a clear violation of freedom of speech. देखिए, वायलेशन खाली पूरी तरीके से रोक देना नहीं होता, वायलेशन इसमें भी होता है कि अगर कोई चीज आप टाइमली ना होने दें, आप मेरे फंडामेंटल राइट्स को या मैं आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर टाइमली एक्सरसाइज ना करने दूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करने से रोक रहा हूं, लेकिन मैं आपको डिले करवा रहा हूं, टाइमली मैं एक्सरसाइज नहीं करवा देना, तो ये भी एक संगीन वायलेशन है फंडामेंटल राइट का। द प्रेजेंस ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इन सेक्शन 69A of the IT Act 2000, which is a content blocking provision that limits free speech, was a vital consideration for the Supreme Court to uphold this provision's constitutionality in Shreya Singhal versus Union of India. Already section 69A के बारे में डिस्कस हो चुका है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, प्रोसीजर, ये बात पहले तय हो चुकी है कि एनीथिंग, any law that limits freedom of speech and expression is violative of Article 19(1)(a). Okay, now there are so many rulings and arguments about this. Now coming to this portion, disproportionately curtails free speech. You can see this doctrine of proportionality. What is disproportionate and proportionate? कोई भी पॉलिसी मेकिंग होती है, देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है जो कि कंट्री चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑफ्टन दिस हैपेंस कि वो पॉलिसीज फंडामेंटल राइट्स से सीधी टकरार में आती हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ टकराती हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए हमेशा पॉलिसीज को कुर्बान किया जाए, उनको ही बलि चढ़ाई जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो थोड़ा सा पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, थोड़ा सा फंडामेंटल राइट को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, और प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट होता है दोनों के बीच में। ये जो एक सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट होता है बिटवीन द पॉलिसीज
एंड द फंडामेंटल राइट्स, ये क्रिएट करना हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहलाता है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किसका काम है करना? ये जुडिशरी का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है करना, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर ऐसी कोई पॉलिसी जरूरी है कि हाँ गवर्नमेंट के पास भी ये पावर होनी चाहिए टू रेगुलेट द फिल्म्स, चलिए हमने मान लिया, तो क्या ये रेगुलेशन प्रोपोर्शनेट है फ्रीडम ऑफ स्पीच के? क्या उतना ही आपने पावर ली जितनी जरूरत है, या आपने अनलिमिटेड पावर ले ली कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बिल्कुल बिल्कुल ही पूरी तरीके से वायलेट कर दिया? आप किसी भी पॉलिसी की आड़ में हद से ज्यादा पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कोई भी पॉलिसी अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेगी, जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ उसी एरिया, उसी बाउंड्री के अंदर वो पॉलिसी रहेगी। दिस इज नोन एज harmonious construction and proportionality, doctrine of proportionality. In modern tenses, the Supreme Court adopted a four-pronged proportionality test in India, which has been subsequently affirmed in Anuradha Bhasin versus Union of India and Puttaswamy judgment. According to this test, limitation of a constitutional right is proportionate only if first it is for a legitimate purpose, second a rational nexus exists between the measures undertaken to effectuate such limitation and fulfillment of the purpose, third such measures are necessary for that no alternatives exist which can similarly fulfill the purpose through lesser limitation, and last there exists a balance between the importance of achieving the purpose and social importance of preventing the limitation on the constitutional right. हर चीज को नाप तोल के हिसाब से किया जाएगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या इन प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को ये वाला जो अमेंडमेंट है ये क्वालिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। ओके, सो अच्छा, क्या जरूरत थी हमारे पास? हम ये भी तो कह सकते हैं हमारे पास क्या जरूरत थी ये सब करने की, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी एम्पावर्ड। सी, यहां पर हम फिर मैं इसको मार्क कर दूं, क्या गवर्नमेंट के पास पहले पावर नहीं थी? पहले से पावर थी। गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 13 टू सस्पेंड पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, अगर वो ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस कर रही हैं तो, ठीक है। सेक्शन 13 is also arguably less restrictive of free speech. First, suspension bars a film's screening temporarily, however, exercising revisional power under the proposed amendment and result in permanent revocation of a film's certificate for public exhibition upon re-examination of CBFC. So, was this required? No, this was not required. This was not required. Concluding remarks are only this, that admittedly, this is non-negotiable and this clearly violates Article 19(1)(a). Okay, so that's it in this topic. Thank you.